नमस्कार साथियों, शुरू करते हैं उपन्यास का अगला पार्ट। कुछ घूरों से भी बदतर कुछ दुकानें, तहसील, थाना, ताड़ीघर, विकास खंड का दफ्तर, शराबखाना, कॉलेज, सड़क से निकल जाने वाले को लगभग इतना ही दिखाई देता था। कुछ दूर आगे एक घनी अमराई से बनी हुई एक कच्ची कोठरी भी पड़ती थी। उसकी पीठ सड़क की ओर थी। उसका दरवाज़ा, जिसमें किवाड़ नहीं थे, जंगल की ओर था। बरसात के दिनों में हलवाहे पेड़ों के नीचे से हटकर इस कोठरी में जुआ खेलते, बाकी दिनों वह खाली पड़ी रहती। जब खाली रहती तब भी लोग उसे खाली नहीं रहने देते थे और नर नारीगण मौका देखकर उसका मनपसंद इस्तेमाल करते थे। शिवपालगंज में इस कोठरी के लिए जो नाम दिया गया था वह हेनरी मिलर को भी चौंका देने के लिए काफ़ी था। उसमें ठंडा पानी मिलाकर कॉलेज के एक मास्टर ने उसका नाम प्रेम भवन रख दिया था। घूरों की ओर प्रेम भवन के बीच पड़ने वाले सड़क के इस हिस्से को शिवपालगंज का किनारा भर मिलता था। ठेठ शिवपालगंज दूसरी ओर सड़क छोड़कर था। असली शिवपालगंज वैद्य जी की बैठक में था। बैठक तक पहुंचने के लिए गलियारे में उतरना पड़ता था। उसके दोनों किनारों पर छप्पर के बेतरतीब ऊबड़ खाबड़ मकान थे। उनके बाहरी चबूतरे बढ़ा लिए गए थे और वे गलियारे पर हावी थे। उन्हें देखकर इस फिलॉसफी का पता चलता था कि अपनी सीमा के आसपास जहाँ भी खाली ज़मीन मिले वहीं आंख बचाकर 2-4 हाथ ज़मीन घेर लेनी चाहिए। अचानक यह गलियारा एक मैदान में खो जाता था। उसमें नीम के 3-4 पेड़ लगे थे। जिस तरह वे पनप रहे थे उससे साबित होता था कि वे वन महोत्सवों के पहले लगाए गए हैं। वे किसी नेता या अफसर के छूने से बच गए हैं और उन्हें वृक्षारोपण और कैमरा क्लिकन की रस्मों से बख्श दिया गया है। इस हरे भरे इलाके के एक मैदान में एक पूरी की पूरी दिशा को कुछ इस तरह घेर लिया था कि उधर से आगे जाना मुश्किल था। मकान वैद्य जी का था। उसका अगला हिस्सा पक्का और देहाती हिसाब से काफ़ी रौबदार था। पीछे की तरफ दीवारें कच्ची थीं और उसके पीछे शुभा होता था घूरे पड़े होंगे। झिलमिलाते हवाई अड्डों और लकलकाते होटलों की मार्फत जैसा सिंबॉलिक मॉडर्नाइजेशन इस देश में हो रहा है। उसका असर इस मकान की वास्तुकला में भी उतर आया था और उससे साबित होता था कि दिल्ली से लेकर शिवपालगंज तक काम करने वाली देसी बुद्धि सब जगह एक सी है। मकान का अगला हिस्सा, जिसमें चबूतरा, बरामदा और एक बड़ा कमरा था, बैठक के नाम से मशहूर था। ईंट गारा ढोने वाले मजदूर भी जनता था कि बैठक का मतलब ईंट और गारे की बनी हुई इमारत भर नहीं है। नंबर 10 डाउनिंग स्ट्रीट, व्हाइट हाउस, क्रेमलिन आदि मकानों के नहीं ताकतों के नाम हैं। थाने से लौटकर रुपन बाबू ने दरबारे आम यानी बरामदे में भीड़ लगी देखी। उनके कदम तेज हो गए। धोती फड़फड़ाने लगी। बैठक में आते ही उन्हें पता चला कि उनके ममेरे भाई रंगनाथ शहर से ट्रक पर आए हैं। रास्ते में ड्राइवर ने उनसे 2 रुपए ऐंठ लिए हैं। वह दुबला पतला आदमी गंदी बनियान और धारीदार अंडरवियर पहने बैठा था। नवंबर का महीना था और शाम को काफ़ी ठंडक हो चली थी। वह बनियान में काफ़ी खुश नज़र आ रहा था। उसका नाम मंगल था।
पर लोग उसे सनीचर कहते थे। उसके बाल पकड़ने लगे थे और आगे के दांत गिर गए थे। उसका पेशा वैद्य जी की बैठक पर बैठे रहना था। वह ज़्यादातर अंडरवियर ही पहनता था। उसे आज बनियान पहने हुए देखकर रूपन बाबू समझ गए कि सनीचर फॉर्मल होना चाहता है। उसने रूपन बाबू को एक सांस में रंगनाथ की मुसीबत बता दी और अपनी नंगी जांघों पर तबले के कुछ मुश्किल बोल निकालते हुए ललक कर कहा, बद्री भैया होते तो मज़ा आ जाता। रूपन बाबू रंगनाथ के छूटते ही बोले, तुमने अच्छा ही किया रंगनाथ दादा, 2 रुपया देकर झगड़ा साफ किया। जरा जरा सी बात पर खून खराबा करना ठीक नहीं है। रूपन बाबू 1.5 साल बाद मिल रहा था। रूपन बाबू की गंभीरता को दिन भर की सबसे दिलचस्प घटना मानते हुए रंगनाथ ने कहा, मैं तो मारपीट पर उतर आया था, बाद में कुछ सोचकर रुक गया। रूपन बाबू ने मारपीट के विशेषज्ञ की हैसियत से हाथ उठाकर कहा, तुमने ठीक ही किया। ऐसे ही झगड़ों से स्टूडेंट कम्युनिटी बदनाम होती है। रंगनाथ ने अब उन्हें ध्यान से देखा। कंधे पर टिकी हुई धोती का छोर, ताज़ा खाया हुआ पान, बालों में पड़ा हुआ कई लीटर तेल, स्थानीय गुंडागिरी के किसी भी स्टैंडर्ड से वे होनहार लग रहे थे। रंगनाथ ने बात बदलने की कोशिश की। पूछा, बद्री दादा कहाँ हैं? दिखे नहीं। सनीचर ने अपने अंडरवियर को झाड़ना शुरू किया, जैसे कुछ चींटियों को बेदखल करना चाहता हो। साथ ही भौहें सिकोड़ कर बोला, मुझे भी बद्री भैया याद आ रहे हैं। वे होते तो अब तक। बद्री दादा कहाँ? रंगनाथ ने उधर ध्यान न देकर रूपन बाबू से पूछा। रूपन बाबू बेरुखी से बोले, सनीचर बता तो रहा है, मुझसे पूछकर तो गए नहीं हैं। कहीं गए हैं, बाहर गए होंगे, आ जाएंगे, कल परसों तरसों तक आ ही जाएंगे। उनकी बात से पता चलना मुश्किल था कि बद्री उनके सगे भाई हैं और उनके साथ एक ही घर में रहते हैं। रंगनाथ ने जोर से सांस खींची। सनीचर ने फर्श पर बैठे बैठे अपनी टांगें फैला दी। जिस्म के जिस हिस्से से बाईं टांग निकलती है, वहाँ उसने खाल का एक टुकड़ा चुटकी में दबा लिया। दबाते हुई उसकी आंखें मुद गईं और चेहरे पर तृप्ति और संतोष का प्रकाश फैल गया। धीरे धीरे चुटकी मसलते हुए उसने भेड़िए की तरह मुंह फैलाकर जम्हाई ली। फिर ऊँगती हुई आवाज़ में कहा, रंगनाथ भैया शहर से आए हैं, उन्हें मैं कुछ नहीं कह सकता, पर कोई किसी गजहा से 2 रुपये तो क्या, 2 कौड़ी भी ऐंठ ले तो जाने। गजहा शब्द रंगनाथ के लिए नया नहीं था। यह एक तकनीकी शब्द था जिसे सिपालगंज के रहने वाले अपने लिए सम्मान सूचक पद की तरह इस्तेमाल करते थे। आसपास के गांवों में भी बहुत से शांति के पुजारी मौका पड़ने पर धीरे से कहते थे, तुम इसके मुंह ना लगो, तुम जानते नहीं हो यह साला गजहा है। फर्श पर वहीं एक 14-15 साल का लड़का भी बैठा था। देखते ही लगता था वह शिक्षा प्रसार के चकमे में नहीं आया है। शनिचर की बात सुनकर उसने बड़े आत्मविश्वास से कहा, सहराती लड़के बड़े सीधे होते हैं, कोई मुझसे रुपया मांगकर देखता तो। कहकर उसने हाथ को एक दायरे के भीतर हवा में घुमाना शुरू कर दिया। लगा किसी लॉरी में एक लंबा हैंडल डालकर वह उसे बड़ी मेहनत से स्टार्ट करने जा रहा है। लोग हंसने लगे, पर रूपन गंभीर बने रहे। उन्होंने रंगनाथ से पूछा, तो तुमने ड्राइवर को रुपए अपनी मर्जी से दिए थे या उसने धमकाकर छीन लिए थे? रंगनाथ ने यह सवाल अनसुना कर दिया और इसके जवाब में एक दूसरा सवाल किया, अब तुम किस दर्जे में पढ़ते हो रूपन? उनकी शक्ल से लगा कि उन्हें यह सवाल पसंद नहीं है। वे बोले, 10th क्लास में हूँ। तुम कहोगे कि उसमें तो मैं 2 साल पहले भी था, पर मुझे तो सिपालगंज में इस क्लास से बाहर निकलने का रास्ता ही नहीं सूझ पड़ता। तुम जानते नहीं हो दादा,
इस देश की शिक्षा पद्धति बिल्कुल बेकार है। बड़े बड़े नेता यही कहते हैं, मैं उनसे सहमत हूँ। फिर तुम इस कॉलेज का हाल नहीं जानते, लुच्चों और शोहदों का अड्डा है। मास्टर पढ़ाना लिखाना छोड़कर सिर्फ पॉलिटिक्स भिड़ाते हैं। दिन रात पिताजी की नाक में दम किए रहते हैं कि यह करो वह करो, तनख्वाह बढ़ाओ, हमारी गर्दन पर मालिश करो। यहाँ भला कोई इम्तिहान में पास हो सकता है? हैं कुछ बेशर्म लड़के भी हैं जो कभी कभी इम्तिहान पास कर लेते हैं, पर उससे कमरे में अंदर वैद्य जी मरीजों को दवा दे रहे थे। अचानक वे वहीं से बोले, शांत रहो रूपन, इस कुव्यवस्था का अंत होने ही वाला है। जान पड़ा कि आकाशवाणी हो रही है। घबराओ नहीं वसुदेव, कंस का काल पैदा होने ही वाला है। रूपन बाबू शांत हो गए। रंगनाथ ने कमरे की ओर मुंह करके जोर से पूछा, मामा जी, आपका इस कॉलेज से क्या ताल्लुक है? ताल्लुक? कमरे में वैद्य जी की हंसी बड़े जोर से गूंजी। तुम जानना चाहते हो कि मेरा इस कॉलेज से क्या संबंध है? रूपन, रंगनाथ की जिज्ञासा शांत करो। रूपन ने एक बड़े कारोबारी ढंग से कहा, पिताजी कॉलेज के मैनेजर हैं, मास्टरों का आना जाना इन्हीं के हाथ में है। रंगनाथ के चेहरे पर अपनी बात का असर पड़ते हुए उन्होंने फिर कहा, ऐसा मैनेजर पूरे मुल्क में न मिलेगा। सीधे के लिए बिल्कुल सीधे हैं और हरामी के लिए खानदानी हरामी। रंगनाथ ने यह सूचना चुपचाप हजम कर ली और सिर्फ कुछ कहने की गर्ज से बोला, और कोऑपरेटिव यूनियन के क्या हाल हैं मामा जी? उसके भी तो कुछ थे नहीं, रूपन बाबू ने जरा तीखेपन से कहा, मैनेजिंग डायरेक्टर थे और रहेंगे। वैद्य जी थे, हैं और रहेंगे। अंग्रेजों के ज़माने में वे अंग्रेजों के लिए श्रद्धा दिखाते थे। देसी हुकूमत के दिनों में वे देसी हाकिमों के लिए श्रद्धा दिखाते थे। वे देश के पुराने सेवक थे। पिछले महायुद्ध के दिनों में जब देश को जापान से खतरा पैदा हो गया था, उन्होंने सुदूर पूर्व में लड़ने के लिए बहुत से सिपाही भर्ती कराए। अब जरूरत पड़ने पर रातों रात वे अपने राजनीतिक गुट में सैकड़ों सदस्य भर्ती करा देते थे। पहले भी वे जनता की सेवा जज की इजलास में जूरी और असेसर बनकर दीवानी करा देते थे। पहले भी वे जनता की सेवा जज की इजलास में जूरी और असेसर बनकर दीवानी के मुकदमों में जायदादों के सुपुर्द होकर और गांव के जमींदारों में लंबरदार के रूप में करते थे। अब वे कोऑपरेटिव यूनियन के मैनेजिंग डायरेक्टर और कॉलेज के मैनेजर थे। वास्तव में वे इन पदों पर काम नहीं करना चाहते थे क्योंकि उन्हें पदों का लालच न था, पर उस क्षेत्र में जिम्मेदारी के इन कामों को निभाने वाला कोई आदमी ही न था। वहाँ जितने नवयुवक थे वे पूरे देश के नवयुवकों की तरह निकम्मे थे, इसीलिए उन्हें बुढ़ापे में इन पदों को संभालना पड़ा था। बुढ़ापा वैद्य जी के लिए इस शब्द का इस्तेमाल तो सिर्फ अर्थमेटिक की मजबूरी के कारण करना पड़ा, क्योंकि गिनती में उनकी उम्र 62 साल हो गई थी। पर राजधानियों में रहकर देश सेवा करने वाले सैकड़ों महापुरुषों की तरह वे भी उम्र के बावजूद बूढ़े नहीं हुए थे, और उन्हीं महापुरुषों की तरह वैद्य जी की यह प्रतिज्ञा थी कि हम बूढ़े तभी होंगे जबकि मर जाएंगे, और जब तक लोग हमें यकीन न दिला दें कि तुम मर गए हो, तब तक अपने को जीवित ही समझेंगे और देश सेवा करते रहेंगे। हर बड़े राजनीतिज्ञ की तरह वे राजनीति से नफरत करते थे और राजनीतिज्ञों का मजाक उड़ाते थे। गांधी की तरह अपनी राजनीतिक पार्टी में उन्होंने कोई पद नहीं लिया था, क्योंकि वे वहां नए खून को प्रोत्साहित करना चाहते थे, पर कोऑपरेटिव और कॉलेज के मामलों में लोगों ने उन्हें मजबूर कर दिया था और उन्होंने मजबूर होना स्वीकार कर लिया था। वैद्य जी का एक पेशा वैद्यक का भी था। वैद्यक में उन्हें 2 नुस्खे खास तौर से आते थे।
गरीबों का मुफ्त इलाज और फ़ायदा न हो तो दाम वापस। इस नुस्खों से दूसरों को जो आराम मिला वह तो दूसरी बात है, खुद वैद्य जी को भी आराम की कमी नहीं थी। उन्होंने रोगों को 2 वर्ग बना रखे थे, एक प्रकट रोग और दूसरा गुप्त रोग। वे प्रकट रोगों की प्रकट रूप से और गुप्त रोगों की गुप्त रूप से चिकित्सा करते थे। रोगों के मामले में उनकी एक यह थ्योरी थी कि सभी रोग ब्रह्मचर्य के नाश से पैदा होते हैं। कॉलेज के लड़कों का तेजहीन मरियल चेहरा देखकर वे प्रायः यह थ्योरी की बात करने लगे थे। अगर कोई यह कह देता कि लड़कों की तंदुरुस्ती गरीबी और अच्छी खुराक न मिलने से बिगड़ी हुई है, तो वे समझते थे कि यह घुमाकर ब्रह्मचर्य के महत्व को अस्वीकार कर रहा है। और चूंकि ब्रह्मचर्य न मानने वाला बदचलन होता है, इसीलिए गरीबी और खुराक की कमी की बात करने वाला भी बदचलन है। ब्रह्मचर्य के नाश का क्या नतीजा होता है, इस विषय पर वे बड़ा खौफनाक भाषण देते थे। सुकरात ने शायद उन्हें या किसी दूसरे को बताया था कि जिंदगी में 3 बार के बाद चौथी बार ब्रह्मचर्य का नाश करना हो तो पहले अपनी कब्र खोद लेनी चाहिए। इस इंटरव्यू का हाल वे इतने सचित्र ढंग से पेश करते थे कि लगता था ब्रह्मचर्य पर सुकरात उन्हें आज भी अवैतनिक सलाहकार हैं। उनकी राय में ब्रह्मचर्य न रखने से सबसे बड़ा हर्ज यह होता था कि आदमी बाद में चाहने पर भी ब्रह्मचर्य का नाश करने लायक नहीं रह जाता था। संक्षेप में उनकी राय थी कि ब्रह्मचर्य का नाश कर सकने के लिए ब्रह्मचर्य का नाश न होने देना चाहिए। उनके इन भाषणों को सुनकर कॉलेज के 3/4 लड़के अपने जीवन से निराश हो चले थे, पर उन्होंने एक साथ आत्महत्या नहीं की थी, क्योंकि वैद्य जी के दवाखाने का एक विज्ञापन था, जीवन से निराश नवयुवकों के लिए आशा का संदेश। आशा किसी लड़की का नाम होता तब भी लड़के यह विज्ञापन पढ़कर इतने उत्साहित न होते, पर वे जानते थे कि संदेश एक गोली की ओर से आ रहा है, जो देखने में बकरी की लेंडी जैसी है, पर पेट में जाते ही रगों में बिजली सी दौड़ने लगती है। एक दिन उन्होंने रंगनाथ को भी ब्रह्मचर्य के लाभ समझाए। उन्होंने एक अजीब सा शरीर विज्ञान बताया, जिसके हिसाब से कई मन खाने से कुछ छटाक रस बनता है, रस से रक्त, रक्त से कुछ और इस तरह आखिर में वीर्य की एक बूंद बनती है। उन्होंने साबित किया कि वीर्य की एक बूंद बनाने में जितना खर्च होता है, उतना एक एटम बम बनाने में भी नहीं होता। रंगनाथ को जान पड़ा कि हिंदुस्तान के पास अगर कोई कीमती चीज है तो वीर्य है। उन्होंने कहा कि वीर्य के 1000 दुश्मन हैं और सभी उसे लूटने पर आमादा हैं। अगर कोई किसी तरकीब से अपना वीर्य बचा ले जाए तो समझो पूरा चरित्र बचा ले गया। उनकी बातों से लगा कि पहले हिंदुस्तान में वीर्य रक्षा का बड़ा जोर था, और एक ओर घी दूध की तो दूसरी ओर वीर्य की नदियाँ बहती थीं। उन्होंने आखिर में एक श्लोक पढ़ा जिसका मतलब था कि वीर्य की एक बूंद गिरने से आदमी मर जाता है और एक बूंद उठा लेने से जिंदगी हासिल करता है। संस्कृत सुनते ही शनिचर के हाथ जोड़कर कहा, जय भगवान की। उसने सिर जमीन पर टेक दिया और श्रद्धा के आवेग में अपना पिछला हिस्सा छत की ओर उठा दिया। वैद्य जी और भी जोश में आ गए और रंगनाथ से बोले, ब्रह्मचर्य के तेज का क्या कहना, कुछ दिन बाद शीशे में अपना मुंह देखना, तब ज्ञात होगा। रंगनाथ सिर हिलाकर अंदर जाने को उठ खड़ा हुआ। अपने मामा के इस स्वभाव को वह पहले से जानता था। रूपन दरवाजे के पास खड़ा था। उन पर वैद्य जी के भाषण का कोई असर नहीं पड़ा था। उन्होंने रंगनाथ से फुसफुसाकर कहा, मुंह पर तेज लाने के लिए आजकल ब्रह्मचर्य की क्या जरूरत, वह तो क्रीम पाउडर के इस्तेमाल से भी आ जाता है।
पूर्व जन्म के सिद्धांत की ईजाद दीवानी की अदालतों में हुई है, ताकि वादी और प्रतिवादी इस अफसोस को लेकर न मरें कि उनका मुकदमा अधूरा ही पड़ा रहा। इसके सहारे वे सोचते हुए चैन से मर सकते हैं कि मुकदमे का फैसला सुनने के लिए अभी अगला जन्म तो पड़ा ही है। वैद्य जी की बैठक के बाहर चबूतरे पर जो आदमी इस समय बैठा था, उसने लगभग 7 साल पहले दीवानी का एक मुकदमा दायर किया था। इसलिए स्वाभाविक था वह अपनी बात में पूर्व जन्म के पाप, भाग्य, भगवान, अगले जन्म के कार्यक्रम आदि का नियमित रूप से हवाला देता है। उसको लोग लंगड़ कहते थे। माथे पर कबीर पंथी तिलक, गले में तुलसी की कंठी, आंधी पानी झेलता हुआ डडियल चेहरा, दुबली पतली देह, मिर्जई पहने हुए। एक पैर घुटने के पास से कटा था, जिसकी कमी एक लाठी पूरी करती थी। चेहरे पर पुराने जमाने के उन रईस संतों का भाव, जो रोज अपने हाथ से अपनी पीठ पर खींचकर 100 कोड़े मारते हों। और सनीचर ने भंग का एक गिलास बढ़ाया और कहा, लो भाई, लंगड़ पी जाओ, इसमें बड़े बड़े माल पड़े हैं। लंगड़ ने आंखें मूंद कर इनकार किया और थोड़ी देर दोनों में बहस होती रही, जिसका संबंध भंग की गरिमा, बादाम मुनक्के के लाभ, जीवन की क्षणभंगुरता, भोग और त्याग जैसे दार्शनिक विषयों से था। बहस के अंत में सनीचर ने अपना दूसरा हाथ अंडरवियर में पोंछकर सभी तर्कों से छुटकारा पा लिया और सांसारिक विषयों के प्रति उदासीनता दिखाते हुए भुनभुनाकर कहा, पानी हो तो सटाक से गटक जाओ, न पानी हो तो हमारे ठेंगे से। लंगड़ ने जोर से सांस खींची और आंखें मूंद लीं। जो कि आत्मदया से पीड़ित व्यक्तियों से लेकर ज्यादा खा जाने वालों तक में भाव प्रदर्शन की एक बड़ी ही लोकप्रिय मुद्रा मानी जाती है। सनीचर ने उसे छोड़ दिया और एक ऐसी बंदर छाप छलांग लगाकर, जो डार्विन के विकासवादी सिद्धांत की पुष्टि करती थी, बैठक के भीतरी हिस्से पर हमला किया। वहाँ प्रिंसिपल साहब, क्लर्क, वैद्य जी, रंगनाथ आदि बैठे हुए थे। दिन के 10 बजने वाले थे। सनीचर ने भंग का वही गिलास अब प्रिंसिपल साहब की ओर बढ़ाया और वही बात कही, पी जाइए मास्टर साहब, इसमें बड़े बड़े माल हैं। प्रिंसिपल साहब ने वैद्य जी से कहा, कॉलेज का काम छोड़कर आया हूँ, इसे शाम के लिए ही रखा जाए। वैद्य जी ने स्नेहपूर्वक कहा, संध्या काल पुनः पी लीजिएगा। कॉलेज छोड़कर आया हूँ, वे फिर बोले। रूपन बाबू कॉलेज जाने के लिए घर से तैयार होकर निकले। रोज की तरह कंधे पर पड़ा हुआ धोती का छोर, बुशर्ट, जो उनके फिलॉसफी के अनुसार मैली होने के बावजूद कीमती होने के कारण पहनी जा सकती थी, इस समय पान खा लिया और बाल संवार लिए। हाथ में एक मोटी सी किताब, जो खास तौर से नागरिक शास्त्र के घंटे में पढ़ी जाती थी और जिसका नाम जेवी जासूस था। जेब में 2 फाउंटेन पेन, एक लाल एक नीली स्याही का, दोनों बिना स्याही के। कलाई में घड़ी, जो सिद्ध करती थी जो जुआ खेलता है उसकी घड़ी तक रेहन को जाती है, और जो जुआड़ियों का माल रेहन रखता है उसे कीमती घड़ी 10 रुपये तक में मिल जाती है। रूपन बाबू ने प्रिंसिपल साहब की बात बाहर निकलते निकलते सुन ली थी। वे वहीं से बोले, कॉलेज को तो आप हमेशा ही छोड़े रहते हैं, अब तो कॉलेज ही है जो आपको छोड़ नहीं रहा। प्रिंसिपल साहब झेंपे, इसलिए हंसे और जोर से बोले, रूपन बाबू बात पक्की कहते हैं। सनीचर ने उछलकर उनकी कलाई पकड़ ली, किलक कर कहा, तो लीजिए, इसी बात पर चढ़ा जाइए एक गिलास। वैद्य जी संतोष से प्रिंसिपल का भंग पीना देखते रहे। पीकर प्रिंसिपल साहब बोले, सचमुच ही बड़े बड़े माल पड़े हैं। वैद्य जी ने कहा, भंग तो नाम मात्र को है और नहीं भी है। वास्तविक द्रव्य तो बादाम
मुनक्का और पिस्ता हैं। बादाम बुद्धि और वीर्य को बढ़ाता है। मुनक्का रेचक है। इसमें इलायची भी पड़ी है। इसका प्रभाव शीतल है। इससे वीर्य फटता नहीं, ठोस और स्थिर रहता है। मैं तो इसी पेय का एक छोटा सा प्रयोग रंगनाथ पर भी कर रहा हूँ। प्रिंसिपल साहब ने गर्दन उठाकर कुछ पूछना चाहा, पर वे पहले ही कह चले। इन्हें कुछ दिन हुए ज्वर रहने लगा था, शक्ति क्षीण हो चली थी, इसलिए मैंने इन्हें यहाँ बुला लिया है। इनके लिए नित्य का एक कार्यक्रम बना दिया गया है। पौष्टिक द्रव्यों में बादाम का सेवन भी है, 2 पत्ती भंग की भी। देखना है 6 मास के पश्चात जब ये यहाँ से जाएंगे तो क्या होकर जाते हैं। कॉलेज के क्लर्क ने कहा, छछूंदर जैसे आए थे, गैंडा बनकर जाएंगे। देख लेना चाचा। और जब कभी क्लर्क वैद्य जी को चाचा कहता था, प्रिंसिपल साहब को अफसोस होता था कि वे उन्हें अपना बाप नहीं कह पाते। उनका चेहरा उदास हो गया। वे सामने पड़ी हुई फाइलें उलटने लगे। तब तक लंगड़ दरवाजे पर आ गया था। शास्त्रों में शूद्रों के लिए जिस आचरण का विधान है, उसके अनुसार चौखट पर मुर्गी बनकर उसने वैद्य जी को प्रणाम किया। इससे प्रकट हुआ कि हमारे यहाँ आज भी शास्त्र सर्वोपरि हैं और जाति प्रथा मिटाने की सारी कोशिशें अगर फरेब नहीं हैं तो रोमांटिक कार्रवाइयाँ हैं। लंगड़ ने भीख जैसी मांगते हुए कहा, तो मैं जाता हूँ बापू। वैद्य जी ने कहा, जाओ भाई, तुम धर्म की लड़ाई लड़ रहे हो, लड़ते जाओ, उसमें मैं क्या सहायता कर सकता हूँ। लंगड़ ने स्वाभाविक ढंग से कहा, ठीक है बापू, ऐसी लड़ाई में तुम क्या करोगे। जब कोई सिफारिश विफारिश की बात होगी तब आकर तुम्हारी चौखट पर सिर रगड़ूंगा। जमीन तक झुककर उसने उन्हें प्रणाम किया और एक पैर पर लाठी के सहारे झूलता हुआ चला गया। वैद्य जी जोर से हंसे, बोले, इसकी भी बुद्धि बालकों सी है। वे बहुत कम हंसते थे। रंगनाथ ने चौंक कर देखा। हंसते ही वैद्य जी का चेहरा मुलायम हो गया। नेतागिरी की जगह भलमानस ने ले ली। एक आचारवान महापुरुष की जगह वे बदचलन जैसे दिखने लगे। रंगनाथ ने पूछा, यह लड़ाई कैसी लड़ रहा है। प्रिंसिपल साहब सामने फैली हुई फाइलें और चेक बुकें, जिनकी आड़ में वे कभी कभी यहाँ सवेरे सवेरे भंग पीने के लिए आते थे, समेटने लगे थे। हाथ रोककर बोले, इसे तहसील से एक दस्तावेज की नकल लेनी है। इसने कसम खाई है कि मैं रिश्वत न दूंगा और कायदे से ही नकल लूँगा। उधर नकल बाबू ने कसम खाई है कि मैं रिश्वत न लूँगा और कायदे से ही नकल दूंगा। इसी की लड़ाई चल रही है। थैंक यू, धन्यवाद आज के लिए।